दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फाइनली एनएससी ने इसको निफ्टी 50 का हिस्सा बना लिया है। तो यहाँ पे एंट्री तो हो चुकी है, आने वाले इसमें इंडेक्स में ये ट्रेड भी करेगा। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट संदीप सभरवाल को ये पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि क्या मजाक बनाए रखा है, ज़ोमैटो और जियो फाइनेंशियल जैसे शेयरों को निफ्टी 50 का हिस्सा बना दिया है। तो क्या है पूरी वजह, क्यों उनको ये लग रहा है कि गलत तरीके से ये डिसीजन लिया गया है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। क्या वाकई में ये हकदार नहीं थे? दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल जिस पे बार बार ये बातें उठती है उस पे उंगली उठाई जाती है कि अभी तक उसका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंपनी ने बिजनेस शुरू कर दी है और इस बार हमने रिजल्ट के अंदर वो देखे ये बातें, रिवेन्यू बढ़ता हुआ है। तो बिना बिजनेस के रिवेन्यू कैसे आएगा, वो भी तो बात समझने वाली है। ये बात जरूर है कि अभी बहुत सारे बिजनेस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है, वो जैसे मिलेंगे बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप भी कुछ होता है और लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर, लोग पसंद करते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट एक्सपर्ट की बात को क्या वाकई में सीरियसली लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी पर जियो फाइनेंशियल की क्लोजिंग अगर देखें तो 233.70 पर रही, जहां पे 0.68% की गिरावट देखने को मिली। तो बाज़ार में गिरावट का माहौल था, फ्राइडे को गिरावट हुई है और पिछले कई दिनों से बाज़ार में गिरावट का माहौल है। अगर आपको बाज़ार की स्थिति की वो जानकारी लेनी है, आने वाले समय में क्या बाज़ार और गिरेगा, अगर आपको जानना है तो इससे पहले हमारा वीडियो मार्केट में बन चुका है, वो जाके ज़रूर देखें। यानी कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है इस बार मंदी की वजह से। तो क्या बात सच है और भी मंदी आने वाली है? ये सारी बातों के जवाब आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो ज़रूर वीडियो देखें। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और ज़ोमैटो को निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। और आप देख सकते हो कि बीपीसीएल और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की इन्होंने जगह ली है। तो उनका मार्केट कैप कम हुआ और बिजनेस कम होने की वजह से दोनों बाहर निकले। तो एक है पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी और एक है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, दोनों बाहर आ गए। और 28 मार्च 2025 से इस इंडेक्स का वो हिस्सा होंगे, वो ट्रेड करने लगेंगे। इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी है इक्विटी एनएससी की, उन्होंने डिसाइड किया कि इन शेयरों को रिप्लेस किया जाए, 2 नए शेयर ऐड किए जाए और 2 शेयरों को बाहर किया जाए। और इसके लिए इन्होंने, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको पैमाने रखे थे उस पैमाने पे वो खरे उतरे हैं। जो भी हर तरह के पैमाने होते हैं उन पैमानों पे पूरी तरह से खरे जब उतरते हैं तभी तो उसको शामिल किया जाता है। एक बहुत मजबूत टीम होती है जो हर तरह के रिसर्च करती है और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि किस शेयर को यहाँ पे एंट्री देनी है और किसको एग्जिट देना है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो मार्केट एक्सपर्ट है संदीप सभरवाल, उनको लगता है कि यह एक हास्यास्पद बात है कि ज़ोमैटो और जियो फाइनेंशियल को इसमें निफ्टी 50 में शामिल किया गया। उनको ये बात मजाक के बराबर लगती है। उनको लगता है कि ये रिडिकुलस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको इस बात से उनको बहुत ज़्यादा लगे तो गुस्सा है कि ये क्यों फैसला लिया गया। तो देख सकते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने अपने बेंचमार्क सूचकांकों में फेरबदल की घोषणा की है, जिसके तहत जियो फाइनेंशियल सर्विस और ज़ोमैटो निफ्टी 50 में शामिल किए गए। इसमें ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल की जगह ले ली है। 28 मार्च से लागू हो जाएगा ये फैसला। अब संदीप सभरवाल ने कहा है कि मैं इसका विरोध जताता हूँ। ज़ोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस को शामिल किए जाने की जो बातें हुई है, जो ये घटना हुई है, यह हास्यास्पद है। उनको ये रिडिकुलस लग रही है और एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके इसकी उनको जानकारी दी है। उन्होंने जो तर्क दिया है कि सूचीबद्ध संस्थाओं के रूप में दोनों कंपनियों के पास सार्थक ट्रैक रिकॉर्ड का अभाव है। यानी दोनों कंपनियों ने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है जो निफ्टी 50 का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि दोनों का कोई व्यापारिक इतिहास है ही नहीं और जियो फाइनेंशियल के पास तो बात में करने लायक और कोई कारोबार भी नहीं है। यानी उनके हिसाब से जीरो बटे सन्नाटा है दोनों कंपनियां, ऐसा उनका मानना है। अभी आपको ये पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस भी डीमर्जर हुई है रिलायंस इंडस्ट्री से और ज़ोमैटो नई लिस्टिंग हुई है, लेकिन कारोबार इनका अच्छा है। मार्केट कैप के लिहाज से इसमें शामिल हुए। उन्होंने आगे चेतावनी दी है कि इस निर्णय से निफ्टी का पी अनुपात कृत्रिम रूप से बढ़ सकता है, क्योंकि एक कंपनी घाटे में चल रही है जबकि दूसरी कंपनी का कोई स्थापित व्यवसाय ही नहीं है। ज़ोमैटो का भी बिजनेस है जो प्रॉफिट में नहीं आया है और अभी देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से शुरू नहीं किया।
और उनका कहना है कि प्रीमियर इंडेक्स में आने के लिए सूचीबद्ध कंपनी के रूप में एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। इनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद में शामिल करते तो अच्छी बात थी, लेकिन ये दोनों कंपनियां जो उसके लायक नहीं है कि इनको निफ्टी 50 में शामिल किया जाए, ऐसा संदीप सब्बरवाल को लगता है। निफ्टी 50 में बदलाव के अलावा एनएसई ने कई सूचकांकों में बदलाव की घोषणा की है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सीजी पावर, हुंडई मोटर इंडिया, इंडियन होटल्स, स्विगी जैसे 7 नए स्टॉक को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। और जो अदानी टोटल गैस, बीएसईएल और आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंशियल, एनएचपीसी, यूनियन बैंक और जोमेटो की जगह लेंगे। तो अब देखो कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, तो उनकी जगह पे ये नए 7 स्टॉक है जो ऐड किए गए। निफ्टी 100 इंडेक्स में स्विगी, हुंडई मोटर इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन होटल्स, सीजी पावर शामिल होंगे, जबकि अदानी टोटल गैस, बीएचईएल, आईआरसीटीसी, एनएचपीसी और यूनियन बैंक के बाहर हो जाएंगे। निफ्टी 500 में नए नए शामिल किए गए जो स्टॉक है, 30 नए स्टॉक शामिल कर लिए गए, 29 बाहर किए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे ईटी नाउ के साथ में एक चीज़ बातचीत में संदीप सब्बरवाल ने कहा है कि छोटे और मध्यम आकार के शेयरों में गिरावट रुक गई है, लेकिन यह अनिश्चित है कि यह अल्पकालिक उछाल है या फिर गहरे सुधार की शुरुआत है। उन्होंने इसकी तुलना छत से गिरने वाली टेनिस बॉल से की है, यह सुझाव देते हुए कि हाल में स्थिरता के बावजूद आगे और गिरावट संभव है। मैक्रो मोर्चे पर उन्होंने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के चरम पर पहुंचने की इशारा किया, उस बात पर जो उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह को उलट सकता है। कोरिया और ब्राज़ील जैसे देश पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, जबकि भारत पीछे रह गया है। हालांकि उनका मानना है कि व्यापक उभरते बाजार की प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में विदेशी प्रवाह जल्दी ही भारतीय इक्विटी को फिर से बढ़ावा दे सकता है, यानी विदेशी निवेश फिर बाजार में आ सकता है। निवेश रणनीति के संदर्भ में संदीप सब्बरवाल पूरी तरह से निवेशित है। उन्हें पूंजीगत सामान, बुनियादी ढांचे, चुनिंदा एनबीएफसी में मूल्य दिख रहा है। उन्होंने खास तौर पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीसी और आलू वाली या कंट्रैक्ट उपभोक्ता क्षेत्र में ज्योति लैब और एनबीएफसी में महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, एलएनटी फाइनेंस को आकर्षक दाव के रूप में उन्होंने पहचाना है और उसमें कहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे। तो देखना होगा, लेकिन संदीप सब्बरवाल का ये कहना कि ये दोनों स्टॉक को निफ्टी 50 का हिस्सा बना दिया गया है, ये गलत है। तो ये एक बात है कि किसी के अगर कोई भी राय हो सकती है, लेकिन एनएसई ने बड़े सोच समझ के फैसला लिया है और इसका फ़ायदा होगा, जिससे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में नया निवेश भी आएगा और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। और एक आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में शामिल होने से स्टॉक की इमेज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहे कि बिजनेस नहीं है, लेकिन अब देख सकते हो बिजनेस बहुत सारे शुरू कर दिए। कंपनी ने स्मार्ट गोल्ड इसमें की स्कीम शुरू की है। आप मिनिमम 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल के स्मार्ट गोल्ड ऑफर में, और आप देख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप गोल्ड खरीद सकते हो डायरेक्ट। आप ज्वेलरी के रूप में, कैश के रूप में, कॉइन्स के रूप में, किसी भी तरह से गोल्ड में परचेज कर सकते हो। ये गोल्ड का बिजनेस है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल के लिए। इसके अलावा कंपनी के लोन के बिजनेस शुरू हुए। कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस की शुरुआत कर दी है। लीज का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। पहले रिलायंस रिटेल का बिजनेस था जिसका अधिग्रहण जियो फाइनेंशियल ने कर लिया है, तो हर महीने उससे रिवेन्यू जनरेट आता है कंपनी के पास। बड़े बड़े प्रोडक्ट जिसमें टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर टेलीकॉम सेक्टर के प्रोडक्ट हो, जिसको लीज पे दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सिप जैसे बड़े प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो भी लीज पे दिए जा रहे हैं। तो ये बिजनेस है वो आने वाले समय सब बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे कह रहे कि रिजल्ट में कुछ कमी है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू तो दिखाई दे रहा है लगातार। दिसंबर 2023 में 414 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। सितंबर में ये देखो 694 करोड़ का रेवेन्यू बताया था। दिसंबर 2024 में 438 करोड़ का रेवेन्यू बताया था। तो रेवेन्यू तो लगातार आ ही रहा है। बिजनेस अगर नहीं होता तो रेवेन्यू कैसे आता? और इस बार खर्च भी बढ़ा है। आप देख सकते हो कि कंपनी को 125 करोड़ का कंपनी ने खर्च बताया, तो बिजनेस बढ़ने लगा इसलिए खर्च भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ रहा है कंपनी के पास। 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दिसंबर 2023 में पिछले साल। इस बार 313 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। सितंबर में 553 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो क्लियर सिग्नल है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है क्योंकि बिजनेस चल रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 294 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया दिसंबर 2023 में, और इस बार 295 करोड़ का प्रॉफिट बताया। सितंबर महीना काफ़ी अच्छा था, उसमें देख सकते हो कि कंपनी को डिविडेंड मिला था जिसकी वजह से 689 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया था। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर उत्साहवर्धक रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट ख़राब है।
ईपीएस देखें तो 0.46 रुपीज़ के आसपास है, जो इस समय भी 0.46 रुपीज़ के आसपास ही है। पिछले क्वार्टर में जरूर ये 1.08 रुपये तक पहुंच गया था। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है, आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।